नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप सिंह एडवांस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करेंगे और दोस्तों मौलिक अधिकारों के इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए दोस्तों इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं श्रृंखला का पहला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता अथवा ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब नहीं आ रहे हैं दोस्तों आपके, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है या निलंबित नहीं किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों, मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है अथवा निलंबित नहीं किया जा सकता या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या उपरोक्त सभी जो कथन हैं वो सही नहीं है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों, आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। केवल 2 ही अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जिन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। और दोस्तों अनुच्छेद 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात लागू होने पर, यानी कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 252 लागू होने पर स्वतः ही निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपात लागू होते ही अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? बात करें कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को। पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को भारत का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों याद कीजिए आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति आपातकालीन परिस्थितियों में यह घोषणा कर सकता है कि जब तक आपातकालीन परिस्थितियां बनी रहेंगी तब तक नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी अनुच्छेद या बाकी सभी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। और किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार रखता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? दोस्तों ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है भाई? तो देखते हैं हम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? तो 25 से लेकर 28 तक। और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो दिया गया है दोस्तों वो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है दोस्तों समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों
इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 से 22 तक, और अनुच्छेद 29 व 30 में दिया गया है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान अपराध किए जाने वाले किसी व्यक्ति, किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो उसे कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, हाँ भाई ये है। कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो गिरफ्तार किए जाने के कारणों की पुष्टि कर सकता है या गिरफ्तार किए जाने के कारणों को जानने का वो अधिकार रखता है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। दोस्तों कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा से वो किसी भी जो एडवोकेट या जो वकील है उससे परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी वकील से परामर्श लेने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। दोस्तों यहां पर मजिस्ट्रेट की जगह हम न्यायाधीश भी कह सकते हैं या न्यायालय भी कर सकते हैं। न्यायालय अथवा न्यायाधीश। पुलिस के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का दोस्तों प्रावधान है कि पुलिस किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लाती है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा नजरबंद नहीं रखा जा सकता है, 24 घंटे से ज्यादा बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। और 24 घंटे का जो समय है दोस्तों ये पूरा होने से पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो उपयुक्त सभी का अधिकार। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और यहां पर कहा गया है उपयुक्त सभी का अधिकार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के कारण जानने का उस व्यक्ति को अधिकार होगा। जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि गिरफ्तार किए जाने के कारणों को वो पुलिस से जान सकता है या पूछ सकता है। तो ये अधिकार इसे प्राप्त है। और अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी एडवोकेट से या किसी भी वकील से परामर्श लेने का उसे अधिकार प्राप्त होगा और अपना पक्ष रखने का उसे अधिकार प्राप्त होगा। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी दोस्तों प्रदान किया गया है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलित कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समता का अधिकार। यहां दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो दोस्तों विधि या कानून के समक्ष समानता या समानता का जो मौलिक अधिकार है, जैसे इसमें भेदभाव का निषेध किया गया है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता दी गई है, स्पृश्यता का अंत किया गया है और उपाधियों का भी अंत किया गया है। तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक या स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में। भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने भाषण को सार्वजनिक करने का जो अधिकार है, यानी कि आप सार्वजनिक रूप से भाषण दे सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हो। दोस्तों ये कहा गया है अनुच्छेद 19 में।
तो धर्म की जो स्वतंत्रता है दोस्तों ये दी गई है अनुच्छेद 25 में, और संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। तो दोस्तों 1 नंबर पर 4 कहां है? सॉरी 1 नंबर पर 1 तो यहां भी है और यहां दोनों पर नहीं है। यहां ये दोनों तो आंसर नहीं होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा इसी में से निकल कर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरे में 4 नंबर का आंसर कहां है? तो दूसरे का चौथा यहां पर है दोस्तों। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ रहा है साथियों, परंतु फिर भी हम एक बार पुष्टि के लिए सभी ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 पर 2, तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, तो 3 पर 2 भी है, वही सही है। और 4 नंबर पर ऑप्शन 3, तो संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार 3 नंबर पर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 4 2 3 1 4 2 3 हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक बताया है? या सबसे ज्यादा अलौकिक या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग कौन से भाग को बताया है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों को सबसे अलौकिक भाग बताया है, और मौलिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को सर्वाधिक अलौकिक बताया है, और मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में दोस्तों? सॉरी किस भाग में? तो भाग 3 में। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों पूछा गया है संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से कब हटाया गया या इसको समाप्त कब किया गया? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था कि मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और कब हटाया था दोस्तों? वर्ष 1978 में हटाया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में। तो दोस्तों वर्ष 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है या किसे प्राप्त है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने या मौलिक अधिकारों को लागू करने, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। किसको दोस्तों? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कर सकते हैं, या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार इन्हें प्रदान किया गया है, या मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मुकदमे पर सुनवाई करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, और मूल अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जबकि मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार, मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का जो अधिकार है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में हमने पढ़ा था कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। तो यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? अनुच्छेद 17। जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 14 में विधि या कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है दोस्तों इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और दोस्तों 3 प्रकार का संरक्षण यहां पर प्रदान किया गया था, ये पढ़ चुके हैं हम पहले दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए आ जाइए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है,
क्या संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है या एक वैधानिक अधिकार है या एक नैतिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों संपत्ति के प्रावधान को मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया था, वर्तमान में नहीं है, मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया। कहां पर जोड़ दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया और संपत्ति के प्रावधान वर्तमान में वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो संपत्ति के प्रावधान थे इनका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया या अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। कहां पर जोड़ दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और संपत्ति के प्रावधान वर्तमान में कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्याशीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो दोस्तों बंदी प्रत्याशीकरण नामक जो समादेश है या जो लेख है या जो रिट है यह किसके द्वारा जारी की जा सकती है? दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च और उच्चतम न्यायालय के द्वारा या जनपद न्यायालय और उसके ऊपर के सभी न्यायालयों के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों उत्तरदायी होंगे और मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मुकदमों पर सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं और उसमें से एक लेख है दोस्तों बंदी प्रत्याशीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा यह लेख जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस के द्वारा न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए न्यायपालिका के द्वारा जो लेख या जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो लेख हो जाएगा बंदी प्रत्याशीकरण। इस लेख के माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय संबंधित पुलिस अधिकारियों को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और दोस्तों यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्याशीकरण नामक लेख। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न पर हमें ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मौलिक अधिकार थे दोस्तों। और अनुच्छेद 30 में हमने देखा है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने और उनका स्वतंत्र रूप से प्रशासन करने का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 35 में जो सुरक्षा बल हैं उनके मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। परंतु दोस्तों अगर यहां पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा लेख जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों इस यहां पर ऑप्शन देखते हैं हम, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? दोस्तों अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और दोस्तों ये अधिकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को भी प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। और दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट या लेख जारी किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय
और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। पर दोस्तों यहां पर अगर ऑप्शन में उच्च न्यायालय ही दिया गया है तो यहां पर सही आंसर भी यही होगा। अगर उच्च न्यायालय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, केवल उच्चतम न्यायालय को सम्मिलित किया गया है, तब भी आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ही होगा, क्योंकि ऑप्शंस में यहां पर केवल एक न्यायालय का वर्णन किया गया है जबकि संविधान में दोनों का वर्णन किया गया है। तो उच्च न्यायालय भी लेख जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी लेख जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो दोस्तों मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद, जबकि राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा या मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में कौन सा मूल अधिकार दिया गया है या किस मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 को रखा गया है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। और स्वतंत्रता का मूल अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक और यहां पर दोस्तों 25 से लेकर जो 28 तक है वहां पर शिक्षा और 25 से लेकर 28 तक दोस्तों वहां पर किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। समानता का मूल अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। अब देखना हमें यह है कि अनुच्छेद 23 का वर्णन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ में आया दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ज्यादा विचार विमर्श करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहां पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता, सॉरी समानता नहीं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 29 में वर्णित अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 29 में वर्णित अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को या केवल अल्पसंख्यक वर्गों को या उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों बताइए अनुच्छेद 29 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये किसे प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों हमने देखा था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 29 के बारे में पूछा गया है और 29 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो भारत के नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान होगा अनुच्छेद 29 में दिया गया मौलिक अधिकार। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाइए जल्दी से। यदि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में कार्य करते हैं तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? दोस्तों अगर 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं वो पटाखे बनाने वाले कारखानों में कार्य करते हैं और ऐसे बालकों को पटाखे बनाने वाले कारखानों में अगर काम दिया जाता है तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा या किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो बालक होंगे, बाल श्रम का प्रतिषेध, किसका प्रतिषेध दोस्तों? बाल श्रम का प्रतिषेध।
बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 24 में, और यहाँ पर कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखानों में या किसी भी भारी जगह पर, ऐसी जगह पर काम नहीं करवाया जाएगा जहां पर उनकी जान को किसी प्रकार का जोखिम हो। अब दोस्तों पटाखे बनाने वाले कारखानों में बच्चों की जान को तो जोखिम हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल श्रम का प्रतिषेध यानी कि 14 वर्ष के बालकों से कोई भी भारी कार्य नहीं करवाया जा सकता जिससे उनकी जान को किसी प्रकार का जोखिम हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया जा सकता या एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार कोई अपराध कर दिया गया है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दोस्तों इसके अंतर्गत 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा, किसी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को सजा तब ही होगी जब वह उस विशेष समय में लागू नियमों का उल्लंघन करे। दोस्तों ये 3 प्रकार का संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, और उसी में से एक संरक्षण का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 20 में किया गया है। दोस्तों आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, तो समानता का वर्तमान में मूल अधिकार है और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों ये पहले एक मूल अधिकार था लेकिन वर्तमान में ये मूल अधिकार नहीं है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था लेकिन इसको हटाकर और संपत्ति के प्रावधानों को अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। कहां जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। दोस्तों बात करें हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार की, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, और संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है इसका वर्णन मुख्य रूप से दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, ये भी मूल अधिकार है, ये भी है और ये भी है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का मूल अधिकार। आओ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता, सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं या जो भी भर्तियां निकाली जाती है उसमें सभी को समानता प्राप्त होगी। तो दोस्तों लोक नियोजन के अवसरों में समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, और अनुच्छेद 35 में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश इत्यादि में से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों कहा गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, छुआछूत या अस्पृश्यता का प्रतिबंध किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है दोस्तों, बताइएगा। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का जो सीधे सीधे संबंध है वो किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें समानता के अधिकारों से, तो समानता के अधिकार जो हैं इसका वर्णन 14 से 18 तक, संपत्ति का वर्णन 31 में था, वर्तमान में हटा दिया गया है। और अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में दोस्तों यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, और मुख्य रूप से अनुच्छेद 30 में दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? दोस्तों, किस मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है? बताइए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को या शिक्षा के अधिकार को? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से अनुच्छेद 32 का नाम लूंगा, क्योंकि यह संविधान का हृदय है या संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों, ये किसके संबंध में कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है, ये संविधान की आत्मा है या संविधान का हृदय है। आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 संबंधित है किससे दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से? दोस्तों, भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों भाग 4 क में किया गया है, और नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित हैं। और दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है, इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर पूछा गया भाग 3 का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा दोस्तों? मौलिक अधिकारों से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि बालकों से जो श्रम करवाया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 24 में प्रावधान किए गए हैं, और कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कारखानों इत्यादि में भारी कार्य नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की जो स्वतंत्रता है, वो किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों, नियमों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, या संघ निर्माण की स्वतंत्रता, या कार्य और सामग्री सुरक्षा, किसके अंतर्गत दोस्तों इसे रखा गया है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है भाषण की स्वतंत्रता के साथ। किसके साथ दोस्तों? भाषण की स्वतंत्रता। भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में कहा गया है कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का भाग 1। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर भाषण की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं, किंतु मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार ऐसा है दोस्तों जो संवैधानिक अधिकार तो है परंतु मूल अधिकार नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये वर्तमान में मूल अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का जो मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दोस्तों एक मूल अधिकार है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ये वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से किसी भी ऐसे स्थान पर, किसी कारखाने में या किसी ऐसे अन्य स्थान पर काम करने के लिए नहीं भेजा जा सकता जहां पर उसकी जान को कोई खतरा हो। तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों, हमने अभी भी देखा था कि अनुच्छेद 300 क में रखा गया है।
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, जब दोस्तों ये मूल अधिकार था तो इसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, ये वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों पहले 31 में था, लेकिन अब 31 से हटा दिया और अब कहां पर जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 क में, और इसे क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको दोस्तों, तो संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जबकि पूर्व में यह एक मूल अधिकार था। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना। क्या जारी किया जाएगा दोस्तों, तो समादेश क्या जारी किया जाएगा। मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका 5 प्रकार के लेख जारी कर सकती है। कितने प्रकार के लेख दोस्तों, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकती है, और लेख को हम रिट या समादेश के नाम से भी जानते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, तो समादेश जारी किया जा सकता है, रिट जारी की जा सकती है, या लेख जारी किया जा सकता है। दोस्तों संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, तो दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने और उनका स्वतंत्र रूप से प्रबंधन या प्रशासन करने की स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नोक्त में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, या कौन सा लेख जारी किया जा सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो लेख जारी किया जाता है वो है बंदी प्रत्याक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। कौन सा लेख दोस्तों, हेबियस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका के द्वारा एक लेख जारी किया जाता है, जिसे हेबियस कॉर्पस के नाम से या बंदी प्रत्याक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। कितने प्रकार के लेख दोस्तों, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार के लेख हैं दोस्तों, तो बात करते हैं विस्तार से। बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। दोस्तों ये 5 लेख हैं जो न्यायपालिका के द्वारा जारी किए जा सकते हैं, और इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1978 के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था। दोस्तों मूल भारतीय संविधान में जो संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 31। दोस्तों हम बार बार चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न पर भी कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है मूल भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि ये पहले जब मूल अधिकार था तो अनुच्छेद 31 में था, अब ये कानूनी अधिकार है तो ये अनुच्छेद 300 क में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। निम्नोक्त में से किसको संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है ये किसको दी गई है, भारत के सभी न्यायालयों को नहीं, भाई सभी न्यायालयों को नहीं दी गई है, संसद को नहीं, मूल अधिकार ये
मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को है परंतु लागू करने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है परंतु लागू करने की शक्ति नहीं है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद सामाजिक समानता को अधिकार प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों सामाजिक जो समानता का अधिकार दिया गया है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सामाजिक समानता दोस्तों, समानता विधि या कानून के समक्ष जो समानता है ये तो दी गई है अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 15 में दी गई है दोस्तों सामाजिक समानता, यानी कि समाज में सभी को समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव निषेध किया गया है। और सामाजिक समानता की भावना से दोस्तों अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यहां पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश इत्यादि में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सामाजिक समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता, जन्म के स्थान पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि कोई भी नागरिक को, कोई राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद यानी कि भेदभाव, किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद या भेदभाव नहीं कर सकता। तो जन्म के स्थान पर भी नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर भी नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर नहीं कर सकता, भाषा के आधार पर नहीं कर सकता, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकता, मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकता, यानी कि जाति, जन्म और लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसमें निम्न में से कौन से मूल अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। बंदीकरण एवं नजरबंदी के संबंध में जो संरक्षण है दोस्तों, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजरबंद नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी और नजरबंदी के संबंध में जो संरक्षण है दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में, और अंतःकरण की जो स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों ये दी गई है अनुच्छेद 25 में। अब दोस्तों स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 21 तो इसमें शामिल है, अनुच्छेद 22 भी शामिल है और अनुच्छेद 19 भी शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? 25 शामिल नहीं है, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, इसमें कहा गया है कि देश में जो विधि का शासन स्थापित है और देश में किसी भी नागरिक के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। एकमात्र इसके लिए माध्यम होगा विधि या कानून। विधि या कानून के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से उसके प्राण या उसकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। विधि और कानून के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा माध्यम नहीं होगा जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सके। तो दोस्तों यहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दोस्तों
अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम का प्रतिषेध। यहाँ किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कोई श्रम नहीं करवाया जा सकता और मानव के दुर्व्यापार पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। तो मनुष्यों का व्यापार नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कोई भी श्रम नहीं करवाया जा सकता। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से उसके प्राणी या दैहिक स्वतंत्रता का हनन केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस अनुच्छेद में दिए गए अधिकार आपातकाल लागू होते ही स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकालीन परिस्थितियों में स्वतः ही निलंबित हो जाता है? तो ऐसा मूल अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 लागू होते ही अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं तुरंत प्रभाव से स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। बिना किसी पूर्व घोषणा के दोस्तों इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। जबकि हमने देखा था अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकते दोस्तों? तो 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। जबकि अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए निलंबित करने की घोषणा की जा सकती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 2 और 1 को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट के आधार पर इस प्रश्न से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो लोक नियोजन के अवसरों में समानता का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 15 में कहा गया है नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान, मूल वंश इत्यादि में से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह होगा हमारा सुमेलित करने का सीक्वेंस। आइए देखते हैं दिए गए कूट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल कर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है का सुमेलित हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 से। तो 1 में 2 यहां पर हमारा सही निकल कर आ रहा है दोस्तों आंसर। अगले पर चलते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है यह किससे सुमेलित हो रहा है? 4 नंबर से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहां पर इसको बी कर लीजिएगा दोस्तों। 1, 2, 3 और 4 इसको ऐसे कर लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों ए में तो आ रहा है 2, ए का 2, बी का क्या आ रहा है 4, तो बी का 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी का 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का 3 आ रहा है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें अनुच्छेद 15 तो इसका आ रहा है दोस्तों 1। तो इसके आधार पर दिए गए कूट के आधार पर सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर था दोस्तों, उससे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन, ये जो टाइपिंग थी इसका एरर आ गया दोस्तों। यहाँ पर सीक्वेंस होगा 1, 2, 3, 4। अब इसके आधार पर अगर हम इस कूट को सुमेलित करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 2, 4, 3, 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम पूर्ण संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ कब? या कहां पर दोस्तों? मूल अधिकारों को सबसे पहले जो पूर्ण संवैधानिक स्तर था वो कहां पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों मूल अधिकारों को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया था और अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर ही मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में। तो मूल अधिकारों को सबसे पहले पूर्ण संवैधानिक स्तर कहां पर प्राप्त हुआ था? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या दीवार कहा गया है? किस एक मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या दीवार कहा गया? तो दोस्तों ये कहा गया था संपत्ति के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार में।
किसमें दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। या फिर दोस्तों अगर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? दोस्तों कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है? समानता का मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है, अपराध के दोष सिद्धि होने पर रक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित नहीं होता है, या संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो दोस्तों हमने बात की थी किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहां पर समानता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, और विधि और कानून के समक्ष समानता 14। तो दोस्तों यह निलंबित हो सकता है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों ये अनुच्छेद 19 में दी गई है, यह भी निलंबित, ये तो तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाता है दोस्तों, अर्थात यह भी निलंबित हो सकता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 20 ये कभी निलंबित नहीं होता है। और संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है, इस मूल अधिकारों को मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला दोस्तों मूल अधिकार माना गया है। कौन सा मूल अधिकार माना गया है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार। किस मौलिक अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को। तो दोस्तों क्वेश्चंस के तहत जो हमारा आंसर निकल कर आने वाला है वो क्या है? कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो अनुच्छेद 352 के लागू होते ही निलंबित नहीं होता है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो निलंबित नहीं होता है? तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या अपराधों में दोष सिद्ध होने की पर जो रक्षा है ये। तो आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। संविधान के खंड 3 में वर्णित कौन सा अनुच्छेद इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल दिया जाता है। यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता, सभी धर्मों के नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, धर्म के अनुसार आचरण करने, धर्म के अनुसार प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। और दोस्तों जो हमारा इस क्वेश्चंस के तहत जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 तक यहां पर सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 12 से 18 तक, तो अनुच्छेद 12 में तो राज्य को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी राज्य ऐसी नीति का निर्माण नहीं करेगा जिससे किसी नागरिक के मूल अधिकार प्रतिबंधित होंगे या मूल अधिकारों का हनन होगा दोस्तों। तो ऐसी कोई नीति का निर्माण नहीं करे। और अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, या अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित ऐसे अनुच्छेद हैं जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देते हैं। धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों हम देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत मजेदार प्रश्न है दोस्तों। संविधान में ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जिनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। और दोस्तों इन 24 में से एक मूल अधिकार जो कि संपत्ति का मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति का मूल अधिकार। दोस्तों संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था, परंतु इसे वर्तमान में हटा दिया गया है। कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन था, एक हटा दिया गया है। वर्तमान में कुल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23।
संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, या इसके बारे में संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं? बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 359 का प्रयोग करके मूल अधिकारों को निलंबित या स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि जब तक आपातकालीन परिस्थितियां बनी रहेंगी तब तक नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित रहेंगे। दोस्तों समाप्त नहीं होते हैं, मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, और संविधान में इसका वर्णन है, अर्थात संविधान मौन नहीं है। यह आंसर गलत हो जाएगा, और समाप्त नहीं हो सकते यह आंसर भी गलत हो जाएगा, और निरर्थक है यह आंसर भी गलत हो जाएगा। यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक है या मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक किसे माना गया है? तो दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, और मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो दोस्तों हमने देखा, अभी जस्ट बात की थी कि अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज के इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख केवल कौन जारी कर सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है, या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, या अधीनस्थ न्यायालय जारी कर सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जा सकता है, और इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है, और वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं, जिसमें से एक लेख है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। केवल सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, और अकेला उच्च न्यायालय नहीं सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, और अधीनस्थ न्यायालयों को तो ये अधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे वो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक लेख को जारी नहीं कर सकते। तो कौन जारी कर सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस लेख को जारी कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में ये थे आपके सामने 50 प्रश्न जिस पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की। और दोस्तों इसी प्रकार के हमारे जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, इस प्रकार के वीडियोस को आप कंटिन्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाते रहिए, और निश्चित सफलता के लिए आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। कहीं भी डगमग नहीं होना दोस्तों। आपको एडवांस क्लासेस आपकी जो सफलता है इसको सुनिश्चित करता है दोस्तों, और आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।